बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आंख किसी आवाज से खुली। मैंने जल्दी से टेबल लैंप ऑन किया और घबराकर चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि आज फिर वो आया था। न चाहते हुए भी मैंने बिस्तर से अपने पैर निकाले, डरते डरते अपनी गर्म शाल ओढ़ी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। सब घर वाले चैन की नींद सो रहे थे, सिवाय मेरे। इतने सर्द मौसम में सब अपने गर्म बिस्तरों से निकलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैं नसीबो जली आज भी बाहर निकलने पर मजबूर थी। मुझे अपना इम्तिहान देना था। मैं जैसे अंगारों पर चलती हुई बाहर चली जा रही थी, जहां वो मेरा इंतजार कर रहा था। यह किस्सा आज से 10 माह पहले शुरू हुआ था। मैं अब कभी इस आजाब से नहीं निकल सकती थी, क्योंकि जो मेरा इंतजार कर रहा था वो इंसान नहीं था। मेरा नाम सानिया है और मैं एक जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज से 1 साल पहले मेरी शादी इस घर के चश्मो चराग सिराजुद्दीन से हुई थी, जो कि पाकिस्तान में कम ही रहा करते थे। मैं जब इस घर में आई तो इस घर का कोई भी शख्स मुझे पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं खून बहा में आई थी। यहाँ के सरदार की बेटी थी। लेकिन मेरी बदबख्ती कि मेरे अकलौते भाई ने सिराजुद्दीन के बड़े भाई का खून कर दिया था। ये सब एक हादसा था, लेकिन सरदारों ने इसे जानबूझकर कत्ल का नाम दिया और इस तरह जिरगे में कातिल की बहन या बेटी को खून बहा देना था, और अब ये सज़ा मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। मेरी शादी में ना तो बारात आई और ना ही ढोल बजे, बस एक मैयत का सा समा था, और जैसे जनाजे को रुखसत किया जाता है, मुझे भी उसी तरह रुखसत किया गया। सिराज की हवेली में पहुंचकर ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं मन पसंद नहीं हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ खून बहा में आई हूँ, मेरा कोई स्वागत नहीं होने वाला। जब मुझे मेरे कमरे में बिठाया गया तो सिराज सख्त गुस्से में चीखते चिल्लाते हुए आए। किसने बिठाया इस लड़की को मेरे कमरे में? ये मेरे भाई के कातिल की बहन है। इसको जितनी तकलीफ दी जाएगी मुझे उतना ही आराम मिलेगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगी। मैंने तो सोचा था कि शायद सिराज तालीम याफ्ता था तो वो इन रस्मों को नापसंद करता होगा, मगर ये तो बिल्कुल देहाती लग रहा था। कमरे में आकर उसने मुझे बालों से पकड़ा और खींचता हुआ बाहर ले गया। बाहर सबके सामने उसने मुझे धक्का दिया और कहा कि इसे घर का सारा काम करवाया करो, एक पल भी चैन का नसीब ना हो इसे। ये कहता हुआ वो लंबे कदम उठाता अपने कमरे में चला गया, और मैं फर्श पर गिरी अपने नसीबों को रोती रही। सिर्फ सिराज की ही नहीं, बल्कि मेरे सास ससुर और नंदे भी अपने अरमान पूरे करती थी। हर वक्त की मार पीट मेरे नसीब में लिखी जा चुकी थी। सुख का एक पल भी ना मिला मुझे, लेकिन मैं बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मैं एक बेटी भी थी जो कि अपने बाप और भाई की पग के लिए अपनी जान पर खेल जाती है। और अब तो भाई की जान पर बात आ गई थी। मैं बीए पास थी। यहाँ किसी को इल्म न था कि मैं तालीम याफ्ता थी, लेकिन मेरी तालीम मुझे जुल्म से बचा नहीं सकी। सिराज मुझे जब भी देखता अपना हाथ ज़रूर उठाता मुझ पर। फिर एक दिन उसे अपने बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़ा और वो अपना सामान समेत रवाना हो गया। मैंने कुछ सुख का सांस लिया कि अब कम से कम उस जालिम जाबिर इंसान से तो जान छूटी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी ही देर में खबर आ गई कि शहर पहुंचने से पहले ही सिराज का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। हर तरफ सब भाग दौड़ रहे थे, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किचन के सामने बिस्तर लगाकर सोया करती थी, और अब भी सोती बन गई थी, ताकि कोई मेरी तरफ मुतवज्जह ही ना हो। मुझे सिराज से कोई सरोकार ही ना था। मुझे तो अपनी नींद पूरी करनी थी, क्योंकि मुझे मुंह अंधेरे उठना पड़ता था। हवेली में एक भगदड़ मची हुई थी। मैंने अपने हाथों का तकिया बनाकर सो गई। न जाने किस वक्त शोर थमा और वो सब हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन मैं तो सो रही थी। जब सुबह मैं उठी तो हवेली में गैर मामूली खामोशी थी। मैंने भैंसों के बाड़े की तरफ कदम बढ़ाए और बाल्टी रखकर दूध धोने लगी।
शरशर की आवाज से गाढ़ा दूध बाल्टी को भरता जा रहा था। यहाँ की जबान में भैंसें भी मुझसे मोहब्बत करने लगी थी, मगर इंसान खैर, दूध धोने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा पतीला चाय का बनाना था और साथ में ढेरों पराठे और दही का मटका, जिसे मैं अपने हाथों से मुंधाती घुमा घुमा कर लस्सी बनाया करती थी। ये सब करना बहुत मुश्किल था और सूरज निकलने से पहले मुझे ये सब कुछ करना होता था। लेकिन जैसे ही मैं दूध की बाल्टी लेकर किचन की तरफ जाने लगी तो एक मुलाजिम भागता हुआ आया। सानिया, मुझे यहाँ सारे मुलाजिम नाम लेकर पुकारते थे। आज चाय मत बनाना, वो हाँफता हुआ कहने लगा। मैं उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी तो वो बोला, छोटे सरदार का एक्सीडेंट हो गया है, सारे घर वाले वहां गए हुए हैं। मैंने उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं कहा। वो वापस जाने लगा तो मैंने पूछा, इस दूध का क्या करूं? मुलाजिम हैरत से देखने लगा कि कैसी बीवी है, शौहर से ज्यादा दूध की फिक्र है। फिर मेरे हाथ से दूध लेकर चलता बना। मैंने हाथ झटक कर अंदर चले गए। किचन में रात का सालन और रोटी जो फ्रिज में पड़ा था निकाल कर खाना शुरू कर दी। वैसे भी मुझे ताज़ा खाना खाने की इजाज़त नहीं थी। शाम तक कोई वापस ना आया, लेकिन रात को ख़वातीन घर आ गईं और उनकी बातों से मुझे पता चला कि सिराज की कार एक खाई में जा गिरी थी और सिराज का कहीं अता पता नहीं था, जबकि उसके वालिद अभी भी वहां सर्च करने वाली टीम के साथ थे। 2 दिन तक कोई पता न चला और सिराज को मुर्दा करार दे दिया गया, मगर यहाँ के लोग इस बात को मानने को तैयार ही ना थे। मगर ये पहाड़ी इलाका था, इतनी ऊंचाई से गिरकर कौन बच सकता था भला। सिराज के साथ उसका ड्राइवर भी जहन्नुम वासिल हो चुका था। मैं अब कुछ खुश थी कि शायद मुझे रिहाई का परवाना मिल जाए, मगर ये मेरी भूल थी। इस हवेली में सफ़े मातम बिछी हुई थी। मुझ पर जुल्म जबर जारी था कि इस वाक़े के 10 दिन बाद अचानक सिराज लौट आया। उसे देखकर ही मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। सबसे पहले मैंने ही उसे देखा था, फिर सबकी नज़र उस पर पड़ी। वो अजीब से हुलिये में था, चेहरे पे जख्म के निशानात थे। एक शॉल अपने गिर्द लिपटाए वो आहिस्ता कदमों से लंगड़ाते हुए करीब आ रहा था। सब उसकी तरफ भागे और उसे हाथों हाथ लिया। हवेली का बहुत बड़ा सहन था जिसके बीचों बीच मैं खड़ी थी। मुझे अपनी आज़ादी का ख्वाब टूटता हुआ महसूस होने लगा। वो जालिम इंसान अब फिर देखते ही मुझ पर हाथ उठाएगा, जबकि कुछ दिन से मुझे मारपीट से निजात मिली हुई थी। सिराज को चारपाई पर बिठाया गया और उसकी खूब आओ भगत हो रही थी। उसकी माँ कभी उसका मुंह चूमने लगती और कभी हाथ, लेकिन सिराज की नजरें मुझ पर जमी हुई थी। मुझे अपना खून खुश्क होता हुआ महसूस हो रहा था। वो कब से मुझे ही देखे जा रहा था। मैं जल्दी से दुपट्टा सर पर जमाती वहां से निकल आई थी। सामने एक छोटा दरवाज़ा था जहां से आगे भैंसों का बाड़ा था। मैं वैसे ही वहां जाने वाली थी, भैंसों का चारा बनाकर देना था। और जब काफ़ी देर बाद मैं वापस आई तो सब लोग अंदर जा चुके थे। मैं किचन की तरफ चली गई। काफ़ी देर तक खाना बनाने में मसरूफ़ रही। आज ख़ास खाना जो बनाना था। मुलाजिमा ने बताया कि सिराज की कार एक दरख्त में फंस गई थी, तो वहाँ से निकल गया था और एक छोटे से गार में पनाह ली और कुछ ही पल में कार खाई में गिर गई। सब बहुत खुश हुए थे सिवाय मेरे। रात को मैं किचन में लेट गई। मैं गहरी नींद सो रही थी कि अचानक किसी ने मेरे चेहरे पर बिखरी लटें हटाई। मैं एक झटके से उठ बैठी। कौन है जो मुझे छू रहा है? लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो तो सिराज था, मेरा मजाजी खुदा, जिसने आज तक सिर्फ मुझे मारने के लिए ही मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा एहसास था। कुछ चाहिए आपको? मैंने जल्दी से संभलते हुए कहा तो उसने मुझे शानों से थाम लिया। सानिया, उसके लहजे में एक मिठास थी। उसने मुझे उठाया और अपने साथ लगाते हुए कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मैं शशदर सी ये सब देख रही थी। जल्दी से मैं उसके कदमों में गिर गई। सरकार, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दें। मैं सिसकने लगी। अब मुझ में सकत नहीं थी आधी रात को मार खाने की। मुझे रोता देखकर वो तड़प उठा। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसने मेरे हाथ थाम लिए, जो कि जल्दी से मैंने छुड़ा लिए। मैं जल्दी से किचन की तरफ भाग के अपने बिस्तर पर बैठ गई। वो बेबसी से मुझे देखता रहा और वहाँ से चला गया। दूसरी सुबह जब मैं दूध का ग्लास अपने जेठ के बेटे को पेश कर रही थी, तब उस लड़के ने, जो कि 20 साल का था, दूध में चीनी ना होने की वजह से दूध का ग्लास तो फेंका ही था, मगर अपनी चप्पल उठाकर मेरे सर पर मारनी चाही तो न जाने कहाँ से सिराज अचानक आ गया।
اور اس نے اپنے بھتیجے کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور ایک تھپڑ اسے دے مارا۔ یہ منظر میرے ساتھ ساتھ سب کو حیران کر گیا۔ ناصر کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا۔ چاچا، تو مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس لڑکی کے لیے جو میرے باپ کی قاتل کی بہن ہے؟ وہ لڑکا غم و غصے سے بول رہا تھا، لیکن سراج کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ آج کے بعد اگر کسی نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے بھتیجے کا ہاتھ جھٹک کر وہ باہر جانے لگا۔ ناصر اپنا ہاتھ سہلانے لگا۔ اف، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی چاچے؟ وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ سب لوگ حیرت میں تھے۔ میں وہاں سے نکل آئی۔ یہ کیسی کایا پلٹ ہو گئی تھی؟ بھلا سراج جیسا ظالم انسان کیسے بدل گیا تھا؟ اب روز ایسا ہوتا، وہ میرے آگے پیچھے پھرنے لگا۔ مجھے ہر کام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اگر میں کوئی کام کرتی تو وہ بھی میرے ساتھ کرنے لگتا، جس کی وجہ سے میری ساس خاموش ہو گئی تھی، ورنہ وہ کبھی مجھے آرام دینے کو تیار نہ تھی۔ مجھے ایک بہترین کمرہ دیا گیا جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اور نت نئے ملبوسات مجھے لا کر دیے سراج نے۔ زیورات کا ڈھیر لگ چکا تھا میرے سامنے۔ اب وہ کافی دیر تک میرے ساتھ بیٹھا کرتا۔ میرا خوف بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ اب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی اتنا سجیلا جوان نہ لگا تھا مجھے، لیکن اب تو میں اس کا چہرہ دیکھنے کو ترس جاتی تھی۔ وہ آدھی رات کو میرے کمرے میں آیا کرتا تھا۔ یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ جب وہ سب کے سامنے مجھے اپنی بیوی مان چکا ہے تو مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتا؟ لیکن شرم کے مارے یہ بات میرے لبوں پر نہیں آتی تھی۔ سراج کی وجہ سے اب سب گھر والے مجھ سے گھبراتے تھے کہ اگر اسے کچھ کہا تو گھر سے نکال دیے جائیں گے۔ ملازم اب مجھے چھوٹی مالکن کہہ کر پکارتے تھے۔ میں ایک شان اور ادا سے گھوما کرتی تھی۔ میں اب اکثر باغ جانے لگی تھی، کیونکہ وہاں جاتے ہی سراج آ جایا کرتا تھا۔ جب میں اسے سوال کرتی کہ کہاں چھپ جاتے ہو، صرف باغ میں ہی ملتے ہو، تو وہ ہنس کر کہتا، مجبوری ہے، اسی لیے تم سے ملنے کو یہاں آ جایا کرتا ہوں۔ میں ہنس دیتی، جیسے ہم کوئی ہیر رانجھا یا سونی مہیوال ہیں جو چھپ چھپ کر ملتے ہیں۔ میری بات کے جواب میں وہ بولا، مزہ تو اسی میں ہے نا۔ تب ہم دونوں ہنس دیتے۔ کافی دیر تک میں اس سے باتیں کیا کرتی، اس کے شانے پر سر رکھ کر سو جایا کرتی۔ اس کی خوشبو مجھے سکون دیتی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس سے نفرت کی ہو اسی سے اتنی محبت کر بیٹھوں گی۔ ایک دن میں نے سنا کہ میری ساس سراج کی دوسری شادی کی باتیں کر رہی تھی کسی عورت سے۔ میرا تو جیسے دل ڈوب گیا۔ میں کان لگا کر سننے لگی۔ مجھے اپنی حویلی کا وارث چاہیے، اور اس کے لیے سراج الدین کی دوسری شادی کرواؤں گی۔ بھلا اپنے دشمن کی بیٹی سے مجھے وارث کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ 3 ماہ ہو گئے، اب تک تو کچھ نہ ہوا، وہ نحوست سے کہنے لگی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج مجھے شدت سے سراج کا انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ رات کے پچھلے پہر میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے روتے ہوئے اسے سارا قصہ سنا دیا۔ یہ سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا۔ اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ سراج، آپ بتائیں نا اپنی ماں کو کہ اس سے آگے میں کچھ نہ کہہ پائی۔ سراج نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کو دکھی دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ میں نے اپنے آنسو پہنچے ہوئے تھے۔ ثانیہ، کیا تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو؟ اس نے اچانک یہ سوال پوچھا تو میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو میری محبت پر کوئی شبہ ہے؟ میں نے الٹ سوال پوچھا تو وہ ایک میٹھی مسکراہٹ سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے کوئی شبہ نہیں، لیکن جب تم سچائی جانو گی تو کیا تب بھی مجھ سے محبت کرو گی؟ اب وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے قسم کھائی کہ میں تب بھی اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ پر ایسا انکشاف کرنے والا ہے جو میری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ اس نے بتانا شروع کیا، میرا نام شاہ جہان ہے، میں ایک جنزاد ہوں۔ میں اکثر یہاں کی سیر کو آیا کرتا تھا کیونکہ میرا جنم بھی اسی گاؤں میں ہوا تھا۔ لیکن جب میں ایک دن اس حویلی کے اوپر سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک نئی نویلی دلہن کو زمین پر پڑے روتے دیکھا، جب اس کا شوہر لاتوں کی برسات کر رہا تھا اور وہ بس چپ سب سہتی جا رہی تھی۔ آنسو اس کی خاموش نگاہوں سے جاری تھے۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، وہ حسین لڑکی جس کا شفاف چہرہ لال دوپٹے کے ہالے میں دمک رہا تھا، میں اسے اپنا دل دے بیٹھا۔ میری پرواز وہیں رک گئی تھی، لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا کیونکہ
उन दिनों जिन्नात के सरदार ने मुझे चिल्ला काटने का हुक्म दिया था, और उस चिल्ले के दौरान मैं किसी आदमजात को छू नहीं सकता था और ना ही उसके करीब जा सकता था। समझो, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मगर मैं हर सुबह चिल्ला काटने के बाद तुम्हें देखने आया करता था। बस तुम्हारी एक झलक मुझे खुश कर देती, मगर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाता था। लेकिन एक रात जब मैं अपना चिल्ला मुकम्मल कर चुका और खुशी खुशी तुम्हारे गांव की तरफ आ रहा था, मुझे खबर मिली तुम्हारा शौहर सिराज इस दुनिया से जा चुका है और उसकी लाश का कोई पता नहीं। ये सुनते ही जैसे मुझे एक नई जिंदगी की नवीद मिली थी। मैंने 2 पल में ही सिराज की लाश का पता लगा लिया। उसे मरे हुए बस 2 दिन ही हुए थे और सर्द मौसम की वजह से उसकी लाश अभी ताज़ा थी। तभी मैंने उसके जिस्म में दाखिल होकर तुम तक पहुंचने का सोच लिया था। ये बात बताकर सिराज खामोश हो चुका था, लेकिन मुझे तो जैसे सांप सूंघ चुका था। मेरा दिल बंद होने लगा था। सानिया, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। मैं आम जनजादे की तरह नहीं, कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं करूँगा। वो मेरे करीब आ रहा था और मैं पीछे होती जा रही थी। सानिया, मैं चाहता हूँ तुमसे ताल्लुक़ कायम करूँ। मैं चाहता तो ये पहले भी कर सकता था, मगर मैं जानता था कि ये सब गलत होगा। तुम मेरी मनकूहा नहीं थी, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ फासला बनाए रखा। उसकी आंखों से रोशनियां फूट रही थी। अब वो अपने असल रूप में आ चुका था। वो इंतहाई हसीन नौजवान था। मैं बस उसे देखती रह गई। सानी, कुछ तो बोलो, वो अब तड़प कर बोला। तो मैं जैसे होश में आ गई। तुम सिराज नहीं हो? यानी तुम मेरे शौहर नहीं हो? मैं सवाल करने लगी और उसका हाथ दूर कर दिया। तुम ऐसा कैसा कर सकते हो मेरे साथ? मैं सिसकती हुई नीचे गिर गई। मैं रोती रही और शाहजहां मेरे रोने से तड़पता रहा। मुझे माफ़ कर दो सानिया, मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया था, लेकिन मैंने कभी अपने मोहब्बत को पामाल करने की कोशिश नहीं की। इस बात की तुम गवाह हो। हम सारी रात रोते रहे। ये कैसा सितम था। मेरी मोहब्बत मुझसे कैसे छिन सकती थी? अब मैं क्या करूँगी? लेकिन सुबह तक मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी थी। मैं अब उसके बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन मैं एक जिनजात के साथ भी नहीं रह सकती थी। 2 दिन तक मैं अपने कमरे से नहीं निकली। शाहजहां ने फैसला मुझ पर छोड़ दिया था। वो वही करेगा जो मैं चाहूँगी। लेकिन मैं तो बीच मंझधार में फंस चुकी थी। मैं अपने रब से रुजू करने लगी। रोती रही कि अगर शाहजहां भी चला गया तो मैं कहीं की ना रहूँगी। चंद माह में जो सुख मुझे नसीब हुआ वो भी छिन जाएगा। अजीब कशमकश में पड़ चुकी थी। लेकिन जो कुदरत का कानून था, मैं जिनजात के साथ भी नहीं रह सकती थी। मैंने एक दिन उसे सब बता दिया कि शाहजहां, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती। सच तो यही है कि मैं बेवा हूँ और ये सब एक गुनाह है। मैं किसी नामहरम के साथ रहूं। वो बहुत दुखी हुआ था मेरा फैसला सुनकर, लेकिन उसने जो फैसला मुझ पर छोड़ रखा था तो उसे मंजूर भी करना था। लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए शाहजहां, मैंने अचानक कहा तो वो हैरत से मुझे देखने लगा। बोलो मेरी जान, क्या चाहिए तुम्हें? वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। ये तो सच है, सिराज मर चुका है। अगर वो जिंदा भी होता तो उससे खैर की कोई उम्मीद ना थी। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा मुहाफिज हो जो इस जालिम दुनिया से मेरी हिफाजत करे। मैंने उसकी तरफ देखा। वो सवालिया नज़रों से मुझे देखे जा रहा था। बमुश्किल मैंने अपनी बात ज़बान पर लाई। मुझे एक बेटा चाहिए जो मेरा सहारा बने, जो इन जालिमों से लड़े अपनी माँ के लिए, जिसके सहारे मैं इस दुनिया से सर उठाकर जी सकूं। ये कहते हुए मैं रो पड़ी। शाहजहां मुझे रोता देखकर बेचैन हो चुका था। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मैं अपना बेटा दूंगा। अपनी मोहब्बत की हिफाजत के लिए अपना बेटा ला दूंगा, वो जोश से बोला। लेकिन वो तो जिनजात होगा ना? मैंने घबरा कर पूछा तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ वो जिनजात होगा, मगर इस बात का इल्म किसी को नहीं होगा। वो इतना ताकतवर होगा कि उसकी माँ की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा और 100 बार सोचेगा उसे कुछ कहने से पहले। वो हंसा तो मैं भी खुश हो गई। दूसरे ही दिन मैंने और उसने ऐलान कर दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सिराज ने किसी भी दाई को मुझे छूने से सख्त मना किया था ताकि किसी को इल्म ना हो सच्चाई क्या है। और एक रात अचानक उसने सिराज के जिस्म को छोड़ दिया। सुबह जब सिराज के बेजान जिस्म को पाया तो फिर से सफ़े मातम भिज गई। उस दिन मैं इतना रोई, मुझे लगा मेरी आहो बका से आसमान फट जाएगा। आज शाहजहां मुझसे दूर हो गया था। ये तकलीफ मेरा दिल चीर रही थी। सब ने मुझे संभाल कर कमरे में बिठाया क्योंकि उनकी नज़र में मैं माँ बनने वाली थी।
میری ساس کا حکم تھا کہ ان کے پوتے کی پیدائش تک مجھے ایک خراش بھی نہ آنے پائے۔ اب ہر رات میں چوری چھپے جا کر باغ میں دیکھتی تھی، شاید وہ آیا ہو، لیکن وہ کبھی آتا اور کبھی نہیں۔ میں بس اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی تھی۔ پھر ایک رات جب وہ آیا تو اس نے مجھ سے اپنی محبت کا قرض چکا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، ثانی، آج میں اپنا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں گا، یہ تمہاری حفاظت کرے گا، لیکن تم بھی ماں بن کر اس کا خیال رکھو گی، مجھ سے وعدہ کرو۔ اس نے مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ اب میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی اور وہیں پر بہت سے جنات، مرد اور عورتیں میرے پاس آ چکے تھے۔ سب کے سامنے شاہ جہاں کھڑا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ آگے آیا اور بچہ میرے حوالے کر دیا۔ وہ بہت ہی پیارا بچہ تھا، بالکل گول مٹول سا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور وہ لوگ نہ جانے کتنے تحائف دے کر رخصت ہو گئے۔ میں بہت خوش تھی۔ صبح تک حویلی میں دھوم مچ چکی تھی۔ مجھے زیورات سے آراستہ کیا گیا اور جشن منایا گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام شاہ جہان رکھا تھا، جو کہ سب کو پسند آیا تھا۔ اب ماہو سال پر لگا کر اڑنے لگے۔ میرا بیٹا میری جان تھا، وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اب کسی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ مجھے کچھ کہتا۔ میں نے اسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر بھجوایا تھا، اور جب وہ 5 سال بعد وہاں سے لوٹا تو وہ ایک گبرو جوان بن چکا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ ہو بہو شاہ جہاں کی طرح دکھتا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شاہ جہاں نے میری محبت میں ایک جنزادی سے شادی کر کے یہ بچہ پیدا کیا اور مجھے دے دیا۔ اس کا یہ قرض میں کبھی نہیں چکا سکتی تھی۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت تھا، اور اب میری نگاہوں کا مرکز میرا بیٹا تھا، جو کہ میرا محافظ تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔